हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो यार पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी अपने एसिड बेस के बारे में, उनकी जो भी हमारी थ्योरीज है उनको हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बहुत ही अच्छे से कवर किया था। तो आई होप कि आप लोगों ने यार वीडियो तो ज़रूर देख ली होगी, और यार अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो देख लेना, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो उससे को रिलेटेड है। तो आज की वीडियो अगर आप लोग को बहुत अच्छे से समझनी है तो पिछली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यार देखो, आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग कवर करेंगे अपने बफर्स को, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे अपने बफर सॉल्यूशंस के बारे में, बफर कैपेसिटी के बारे में, और एट लास्ट में हम लोग बात करेंगे अपने बफर एक्शन के बारे में। तो यार आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और नोट्स को खुद से बनाइए। देखिए मेरी नोट्स तो मैं आप लोग को यूनिट खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन देखो मैं आपसे बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि जब तक आप लोग नोट्स खुद से नहीं बनाओ इतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो क्या होता है कि आप लोग वीडियो देख लेते हो तो आप लोग को लगता है कि सब चीज़ें आ गई, लेकिन 2 दिन बाद वो सारी चीज़ें आपके माइंड से निकल जाएंगी। लेकिन अगर आप लोगों ने लिखते लिखते नोट्स बनाई, ठीक है, तो वो चीज़ें आप लोग के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा दिनों तक रहेंगी, ठीक है। और यार चीज़ों को हम लोग को अच्छे से पढ़ना है तो नोट्स यार खुद से बनाओ, ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ। बाकी मेरी नोट्स तो यार डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी, और इन सारी बातों के साथ हम लोग जो है अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार यहाँ पे बफर्स के बारे में बात करने से पहले हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं कि हमारा पीएच क्या होता है, ठीक है। तो बात करें अगर हम लोग यहाँ पे पीएच की, तो 1909 में हमारे जो डैनिश केमिस्ट थे एक सोरेनसन, ठीक है, उन्होंने हमारे जो पीएच का कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया था। अब देखो यार यहाँ पे पीएच का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुन रखा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि यार बहुत ही कॉमन है, ठीक है। 11th 10th बल्कि 9th 10th से ही हम लोग को पीएच के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है कि हमारा एसिडिक पीएच क्या होता है, बेसिक पीएच क्या होता है। बट कुछ भी नहीं सुना फिर भी आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, बस एक एक चीज़ ध्यान से समझते हुए चलना। तो देखो क्या है कि पीएच को हम लोग जो है बेसिकली डिफाइन करते हैं पोटेंशियल या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे पी हमारा पोटेंशियल या फिर पावर को रिप्रेजेंट करता है, और जो एच होता है हमारा उसको हम लोग हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, हमारे हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दूं कि एसिड बेस को हम लोग अम्ल और क्षार कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और जो पीएच होता है, ठीक है, ये हमारा अगर इसको सिंपली डिफाइन किया जाए तो ये हमारे निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से डिफाइन किया जाता है। यानी कि जो हमारा पीएच होता है वो हमारा माइनस लॉग ऑफ H प्लस होता है, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पे एक चीज आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो हमारा पीएच है उसको बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन के टर्म में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर यार हाइड्रोजन के टर्म में ही इसको क्यों डिफाइन किया गया है, चलिए उसको भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यार इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि पिछला लेक्चर आप लोग जरूर देख के आओ, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को जैसा बताया था कि जो हमारे आर्हेनियस थ्योरी थी एसिड बेस की, ठीक है, जो हमारी आर्हेनियस थ्योरी थी और जो हमारी यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी थी, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि इन दोनों ने ही यहाँ पर जो है एसिड बेस को जो है हाइड्रोजन के टर्म में डिफाइन किया था। यानी आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारा एसिड क्या होता है जो H प्लस रिलीज करता है, और बेस क्या होता है जो OH माइनस रिलीज करता है। और जो हमारे ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट था उनके हिसाब से जो हमारा एसिड होता है वो हमारा यहाँ पे H प्लस को डोनेट करता है, और बेस हमारा क्या करता है H प्लस को यहाँ पे एक्सेप्ट करता है। यानी कि आप लोग एक चीज़ देख रहे हो कि आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड दोनों ने ही यहाँ पे हाइड्रोजन के टर्म में ही बात की है। अब यहाँ पे देखो OH माइनस भी हमारा, OH माइनस में भी H हमारा तो हाइड्रोजन ही है ना। तो बेसिकली बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा एसिड बेस में बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसीलिए हमारे पीएच को यहाँ पे हाइड्रोजन के टर्म में डिफाइन किया गया है। अब देखो पीएच होता क्या है, सिंपली पीएच जो है हमारा एक वे होता है डिफाइनिंग एसिडिटी और बेसिसिटी। अब इसको कैसे डिफाइन किया जाता है चलिए उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो ये हमारे सोरेनसन साहब थे, ठीक है, इन्होंने हमारी एक स्केल को डिजाइन किया था पीएच को डिफाइन करने के लिए, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो देखो हमारी जो पीएच स्केल होती है, ठीक है, उसमें हमारा क्या होता है बेसिकली कि अगर मान लीजिए आप लोगों ने किसी चीज़ का पीएच जो है कैलकुलेट किया। अब देखो यार यहाँ पे जो हमारी पीएच वैल्यू होती है, ठीक है, उसको हम लोग एक इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं जिसको हम लोग बफर इक्वेशन या फिर हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो मान लीजिए आप लोगों ने कोई सोल्यूशन लिया, ठीक है, और उसका पीएच यहाँ पे बफर इक्वेशन से कैलकुलेट किया, मान लीजिए कुछ भी उसका पीएच आया 7 6 8 9 10। तो यहाँ पे बात करें तो उसको यहाँ पे डिफाइन इस तरह किया जाता है कि मान लीजिए आप लोगों ने जो कोई वैल्यू निकाली, ठीक है, किसी सॉल्यूशन की, और उसकी वैल्यू अगर 0 से 6 के बीच में या फिर 7 के बीच में अगर लाई कर रही है, ठीक है, यानी कि 0 से बड़ी है और 7 से कम है, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है उसको हम लोग यहाँ पे एसिडिक टर्म में डिफाइन करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारे पीएच। और इसी तरह हमारा एसिड बेस डिफाइन किया जाता है, ठीक है। और मान लीजिए अगर यहाँ पे उस सोल्यूशन का जो पीएच वैल्यू है वो हमारा 7 आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारा न्यूट्रल होगा। और मान लीजिए अगर आप लोगों ने कैलकुलेट किया, ठीक है, उसकी जो पीएच वैल्यू है वो हमारी 8 से 14 के बीच में लाई कर रही है, तो वो हमारा सोल्यूशन बेसिक होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, आई होप कि इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि पीएच हमारा 0 से 7 हमारा एसिडिक होता है,
7 हमारा न्यूट्रल होता है और 7 to 14 हमारा बेसिक होता है। तो यार यहाँ पे पीएच तो आप लोगों ने देख लिया, तो अब हम लोग बात करते हैं फाइनली अपने बफर सॉल्यूशंस के बारे में। तो देखो सिंपली हमारे बफर सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो अपने पीएच को चेंज नहीं होने देते हैं अगर हम उसमें थोड़े से अमाउंट में एसिड या फिर बेस को ऐड करें तब भी। यानी इसको और सिंपली समझे तो मान लीजिए आपके पास कोई सोल्यूशन है, ठीक है। चलो इसको हम लोग थोड़ा सा रफली देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई सोल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है, और उसका पीएच यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हमारा पीएच उसका जो है एज्यूम कर लेते हैं 4 है, ठीक है। तो ये हमारा एसिडिक होगा, लेकिन ये बफर सोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे ये बफर एसिडिक बफर सोल्यूशन है, ठीक है। इसको हम लोग एसिडिक बफर सोल्यूशन मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर ये जो है एक बफर सोल्यूशन है, ठीक है, तो ये अपने पीएच को चेंज नहीं होने देगा अगर हम लोग इसमें थोड़े अमाउंट में एसिड या फिर बेस को ऐड भी कर दें तो। अब देखो सिंपली अगर हम लोग इसको समझे तो मान लीजिए अगर कोई सोल्यूशन है, ठीक है, और उसका पीएच हमारा 4 है, तो अगर इसमें हम लोग थोड़ा सा बेस ऐड कर दें, ठीक है, तो इसका पीएच यार यहाँ पे बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि आप लोग को पता है कि बेस का हमारा पीएच क्या होता है 7 to 14। यानी कि अगर इस 4 जो है पीएच वाले एसिड में हम लोग बेस को ऐड करें तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि इसका पीएच जो है बढ़ना चाहिए था। यानी 4 से इसका पीएच जो है 6, 7 या फिर 8 या फिर 20 की तरफ धीरे धीरे बढ़ना चाहिए था। लेकिन अगर ये एक हमारा एक बफर सोल्यूशन है तो इसका पीएच यहाँ पे चेंज नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यार समझ गए होंगे कि अब इसको हम लोग अगर डेफिनेशन में देखो तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ लिखी हुई है कि बफर सोल्यूशन हमारे वो सोल्यूशन होते हैं जो अपने पीएच के चेंज को रजिस्ट करते हैं। रजिस्ट मतलब क्या होता है कि रोकना, ठीक है, अगर हम उसमें जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या फिर बेस को ऐड भी कर दें। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे स्मॉल अमाउंट की बात हो रही है। अब भाई ये भी नहीं है ना कि मान लीजिए आपके पास अगर मान लो यार हमारे पास कोई सोल्यूशन है, ठीक है, और वो हमारा 4 ml है, ठीक है, 4 ml हम लोग के पास बफर सोल्यूशन है। अब आप लोगों ने उसमें मान लीजिए यार अगर यहाँ पे 5 ml 10 ml मतलब इसका डबल अमाउंट में या फिर इतना ही अमाउंट में आप लोग जो है एसिड या फिर बेस को ऐड कर दें, ठीक है, तब तो भाई सिंपल है यार उसका पीएच चेंज होगा। इतना तो कोई सोल्यूशन मतलब जादू तो हो नहीं रहा है। लेकिन बफर सोल्यूशन हमारे ऐसे सोल्यूशन होते हैं कि अगर मान लीजिए 4 ml हमारा बफर सोल्यूशन है और इसमें हम लोग जो है 0.4 ml या फिर 0.6 ml हम लोग एसिड या फिर बेस को ऐड भी कर दें तो यहाँ पे अगर ये बफर होगा तो इसका पीएच यहाँ पे नहीं चेंज होने वाला, ठीक है। मतलब इसका जो भी पीएच मान लीजिए अगर इसका पीएच 6 था तो नहीं चेंज होगा। तो यार आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ रहे होगे, ठीक है, कि बफर सोल्यूशन हमारे क्या होते हैं। तो अब हम लोग एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि बफर सोल्यूशन की ज़रूरत क्या पड़ती है यहाँ पे क्योंकि हम लोग जो है इसको फार्मेसी में स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे बफर्स की फार्मेसी में क्या रोल है। तो देखो क्या होता है कि आप लोग को पता है कि जो हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म होती हैं, यानी बात कर ले अगर हम लोग यहाँ पे जैसे सिरप का एग्जांपल ले, तो सिरप क्या होता है कि देखो वो एक स्पेसिफिक पीएच पे उनको फॉर्मुलेट किया जाता है। यानी एक मान लीजिए उसका अगर हमारा कोई सिरप है उसका पीएच 4 है, ठीक है, तो उसको इस तरह डिजाइन किया जाता है कि उसका पीएच 4 ही रहना चाहिए, तभी उसकी वो मतलब जैसे उस पर एक्सपायरी लिखी होती है ना कि मान लीजिए 1 साल 2 साल तक ये चलने वाला है। तो भाई यहाँ पे अगर उसका पीएच अगर चेंज हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पे कम हो जाएगी या फिर बढ़ जाएगी, यानी कि वो हमारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो उसके पीएच को बचाने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे बफर सॉल्यूशंस को ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब बात करें कि यहाँ पे पीएच चेंज कैसे हो जाता है। मान लीजिए बफर सॉल्यूशन को हम लोगों ने सिरप में नहीं ऐड किया, तो देखो क्या होता है कि जब हम लोग सिरप को खोलते हैं, ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर से तो यार वो रिएक्ट करेगी। तो एटमॉस्फेयर में आप लोगों को पता है कि हमारे कितनी सारी गैसेज रहती हैं। यानी अगर सिंपली बात कर ले तो आप लोग को पता है कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, ठीक है, और कभी कभी जो है कुछ नमी भी रहती है, यानी कुछ मॉइस्चर रहता है, तो हमारा H2O भी प्रेजेंट हो जाता है। तो क्या है कि हमारे H2O और CO2 रिएक्ट करके हमारी H2CO3 का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो हमारे जैसे सिरप है, ठीक है, तो उसको हमारा एसिडिक कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ही हम लोग यहाँ पे बफर सॉल्यूशंस का यूज करते हैं। यानी बफर सॉल्यूशंस हमारे हैं तो बहुत काम की चीज़, ठीक है, और इसको हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे भी। तो अब हम लोग सिंपली बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस के बारे में, यानी हमारे बफर सॉल्यूशन यहाँ पे कितने टाइप के होते हैं। तो देखो यार ये सिंपली हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा एसिडिक बफर, दूसरा होता है हमारा बेसिक बफर। यानी कि देखो सिंपल है कि अगर मान लीजिए कोई सोल्यूशन है और उसका पीएच हमारा 7 से नीचे है, ठीक है, और अगर अब उस पीएच को हम लोग को मेंटेन करना है या फिर बचाना है, ठीक है, मान लीजिए कोई सोल्यूशन है उसका पीएच हमारा 4 है 5 है, तो अगर वहाँ पे उस 4-5 वाले पीएच को मेंटेन करना है, तो आप लोग को पता है कि 4 और 5 या फिर 7 से नीचे जो भी हमारे पीएच नंबर्स हैं वो हमारे एसिडिक सॉल्यूशंस के होते हैं। तो यार उसमें हम लोग बेसिक बफर तो ऐड नहीं करेंगे, उसमें कौन सा बफर हम लोग ऐड करेंगे जो एसिडिक हो, है ना, ठीक है। तो इसीलिए उन सॉल्यूशंस में हम लोग यहाँ पे एसिडिक बफर का यूज करते हैं।
तो बात करें यहाँ पे तो ये हमारे दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला होता है हमारा वीक एसिड और दूसरा होता है हमारा इसी वीक एसिड का सॉल्ट जो है हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड से जब इसको कंबाइन करते हैं। अब देखो मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, तो इसको हम लोग बहुत ही सिंपली समझ लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होता है। ठीक है, अब जिनको पता है तो आप लोग 2 मिनट आगे स्किप कर सकते हो, जिनको नहीं पता वो अच्छे से यहाँ पे देखो। तो देखो क्या है कि देखो एसिड हमारे बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, इसी तरह हमारा बेस होता है। तो एक चीज़ मैं आप लोग को समझा दूंगा, दूसरा आप लोग समझ जाना। तो एसिड क्या होता है हमारा 2 टाइप का होता है, पहला होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा होता है हमारा वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को यहाँ पे डिसाइड कैसे किया जाता है, तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो हमारे कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। कुछ भी नहीं पता कोई बात नहीं, बस वीडियो को अच्छे से देखते हुए चलो, सब समझ में आ जाएगा। और वीक एसिड की बात करें तो ये हमारे बहुत ही पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, यानी कि ये बहुत कम डिसोशिएट होते हैं। ठीक है, तो इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, अभी देखो सब समझ में आ जाएगा आप लोग को कि स्ट्रॉन्ग एसिड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे HCl है। ठीक है, तो क्या है कि HCl को अगर मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे वाटर में डिजॉल्व किया, तो आप लोग को पता है कि आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा जो एसिड है वो हमारा किस में ब्रेक होता है, H+ में ना। तो H+ और Cl- में हमारा ब्रेक हो जाएगा, जैसा आप लोग को पता है। तो इसी ब्रेक होने को क्या कहते हैं, इसी ब्रेक होने को डिसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, डिसोसिएशन मतलब क्या है कि हमारे कंपाउंड्स का आयंस में ब्रेक हो जाना। ठीक है, तो समझ गए हो ना, यहाँ पे जो ये प्लस और माइनस चार्ज लग जाता है ना, इसकी वजह से इसको आयंस बोला जाता है। तो वो सब भी यार देखो, कुछ भी नहीं पता कोई बात नहीं, सब समझ में आ जाएगा। बस जितना यार मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते हुए चलो, ठीक है। और जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। तो देखो क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। यानी यहाँ पे बात करें तो मान लीजिए अगर आप लोगों ने यहाँ पे 10 ml जो है HCl का लिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको अगर हम लोग डिसोशिएट करेंगे तो ये पूरा का पूरा 10 ml डिसोशिएट हो जाएगा। यानी कि ये 10 ml हमारा H+ में ब्रेक हो जाएगा और 10 ml हमारा यहाँ पे Cl- में ब्रेक हो जाएगा। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो उसी तरीके से वीक एसिड क्या होंगे, आई होप कि आप लोग थोड़ा थोड़ा तो समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो वीक एसिड सिंपली यार यहाँ पे जो है वो बहुत कम डिसोसिएट होते हैं। यानी कि बात करें जो हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल है वीक एसिड का, वो है हमारा CH3COOH। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे वाटर में डिजॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये भी हमारा किस में ब्रेक होगा, H+ में और CH3COO- में। लेकिन क्या है कि ये हमारा बहुत कम ब्रेक होगा, ठीक है, बहुत कम डिसोसिएट होगा। यानी इसकी बात करें तो अगर हम लोगों ने इसको 10 ml यहाँ पे CH3COOH लिया, ठीक है, तो अगर इसको हम लोग डिजॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो है बहुत मान ली मतलब सिंपली बात करें तो ये हमारा सिर्फ 4 ml CH3COOH- में और 4 ml यहाँ पे H+ में ब्रेक होगा। यानी कि 6 ml यहाँ पे ब्रेक ही नहीं होगा, डिसोशिएट ही नहीं होगा। तो आप लोग समझ रहे हो ना कि इसके टर्म में हम लोग यहाँ पे एसिड बेस को स्ट्रॉन्ग या फिर वीक एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। और उसी तरीके से हमारा वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस हमारा कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। यानी कि एक एग्जाम्पल की बात करें तो NaOH हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो उसको अगर हम लोग डिजॉल्व करेंगे तो वो पूरा ब्रेक हो जाएगा, वो पूरा हमारा Na+ और OH- में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें हम लोग जो है वीक बेस की, जिसका एग्जाम्पल हमारा NH4OH को आप लोग ले सकते हो, तो वो हमारा बहुत कम ब्रेक होगा। अब देखो यार, अभी भी अगर आप लोग को चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग को बता दूं कि ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग का पूरा बेस क्लियर रहे, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता हूँ यार कि आप लोग कोई चीज़ रट्टा मारो, ठीक है, क्योंकि रटना अच्छी बात नहीं है। आप लोग को चीज़ें बेसिक से समझनी आनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में तो आप लोग के सिर्फ जहाँ पे बफर्स पूछा जाएगा, लेकिन इसकी जो मतलब कंसेप्ट है कहाँ से आया, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग को बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है, आप लोग इतना तो यार तैयार कर सकते हो ना। और जिनको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इजी से इजी लैंग्वेज में आप लोग को समझा सकूँ। तो यार यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे एसिडिक बफर होते हैं वो हमारे वीक एसिड और उनके सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से मिलके बने होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे सिंपली देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसा आप लोग एग्जांपल देख पा रहे हो कि CH3COOH और CH3COONA। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए अगर कोई हमारा एसिडिक बफर है, ठीक है, तो एसिडिक बफर क्या होगा हमारा वीक एसिड, ठीक है। जैसा क्या देखो एग्जाम यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड। तो वीक एसिड हमारा क्या हो गया, CH3COOH, ठीक है। आप लोग को देखो चीज़ें समझते हुए चलो, ये यहाँ पे क्या कह रहा है, इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि इसी एसिड का सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से मिलके बना हो। तो देखो जैसा कि मैंने आप लोग को अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारा एसिड और बेस जब हमारे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे क्या फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट का, ठीक है। तो
अगर आप लोग को नहीं पता तो जान लो, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हमारा कॉम्बिनेशन है दूसरा वाला, यानी जो हमारा CH3COO है, वो कैसे फॉर्म होगा, वो हमारा वीक एसिड, यानी वीक एसिड हमारा यही था, यानी यही एसिड, देखो एसिड हमारा यही होना चाहिए, ठीक है। तो वीक एसिड हमारा क्या है, CH3COOH, ठीक है। और बेस हमारा क्या है, बेस हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है हमारा, NaOH, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे CH3COOH और NaOH को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो हमारा किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, CH3COONA, ठीक है। और हमारा वाटर यहाँ पे अलग हो जाएगा। देखो ये कैसे फॉर्म हुआ, यहाँ पे CH3COO यहाँ से आ गया, Na यहाँ से आ गया, और H और OH हमारे दोनों मिलके H2O के फॉर्म में यहाँ पे अलग हो गए, ठीक है। और हमारा किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, सॉल्ट का। सॉल्ट हमारा क्या है, CH3COONA, और इसी चीज़ को आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें अपने बेसिक बफर्स के बारे में, तो ये हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं वीक बेस और उसके सॉल्ट का, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना होता है। देखो बिल्कुल ही एकदम उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वीक एसिड था, ठीक है। एसिडिक बफर में वीक एसिड था, बेसिक बफर में वीक बेस है। यहाँ पे इसी का सॉल्ट था, यहाँ पे भी इसी का सॉल्ट है। यहाँ पे देखो इसका वीक एसिड का सॉल्ट किसके साथ था, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो यहाँ पे वीक बेस का सॉल्ट किसके साथ है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो इसको हम लोग अगर एग्जाम्पल से समझे तो जैसा आप लोग को पता है कि NH4OH हमारा एक बहुत ही वीक बेस होता है, अगर नहीं पता है तो जान लो। और यहाँ पे NH4Cl की बात करें तो देखो यहाँ पे NH4Cl कैसे फॉर्म हुआ, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वीक बेस होना चाहिए यानी कि NH4OH, और एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसा हम लोगों ने अभी देखा था कि HCl होता है हमारा। तो इन दोनों को जब हम लोग आपस में रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या फॉर्म में होगा, यहाँ पे हमारा NH4Cl, देखो NH4 यहाँ से, Cl हमारा यहाँ से, अब बचा क्या, OH और H जी हमारा मिलके वाटर के फॉर्म में अलग हो जाएंगे, और हमारा क्या बनेगा, NH4Cl, जो कि हमारा सॉल्ट है, ठीक है। और ये हमारा सॉल्ट कैसे बना, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉम्बिनेशन से, जो कि यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने यार बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो थोड़ा हो सकता है कि पहली बार में आप लोग को चीज़ें ना समझ में आए, क्योंकि सारी चीज़ें नहीं है, बट दोबारा से आप लोग देखोगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा बफर कैपेसिटी। सो देखो यार, यहाँ पे जो बफर कैपेसिटी है, ठीक है, वो हमारी सिंपली ये बताती है कि कोई जो हमारा बफर है वो कितने अमाउंट तक एसिड बेस को रजिस्ट कर सकता है। यानी सिंपली बात करें तो जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि बफर सोल्यूशन हमारे पीएच के चेंज को रजिस्ट करते हैं, यानी पीएच के चेंज को रोकते हैं, नहीं होने देते हैं अगर हम लोग उसमें एसिड बेस को ऐड करें। पर जहाँ पे मैंने आप लोग को एक चीज़ और बताई थी कि स्मॉल अमाउंट ही होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत सारा एसिड बेस डाल दे रहे हो भाई। देखो यहाँ पे अगर कोई सोल्यूशन हमारा 10 ml है बफर का, वो आप लोग उसमें 20 ml एसिड या फिर बेस ऐड कर दोगे, तो भाई वहाँ पे तो पीएच चेंज होगा ही ना, इतना थोड़ी कोई सोल्यूशन यहाँ पे रजिस्ट करेगा। तो यहाँ पे बात यही की जा रही है कि बफर कैपेसिटी हमारी वो डिफाइन करती है कि मान लीजिए अगर 10 ml है, ठीक है, कोई हमारा सोल्यूशन बफर का 10 ml है, तो उसमें कितने ml तक एसिड बेस को हम लोग ऐड करें कि उसका पीएच या फिर ना चेंज हो या फिर यूनिट चेंज हो, ठीक है। यानी कितने ml तक वो यहाँ पे अपने पीएच के चेंज को रजिस्ट कर सकता है, वो उसकी बफर कैपेसिटी होती है। और इसी को हम लोग यहाँ पे बफर इंडेक्स, बफर वैल्यू, बफर एफिशिएंसी या फिर बफर कोएफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेशन में यार वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि द अमाउंट ऑफ एसिड बेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट चेन, यानी कि हम लोग कितना अमाउंट यहाँ पे एसिड या बेस का ऐड करें कि हमारा जो बफर सोल्यूशन है वो एक पॉइंट से यहाँ पे चेंज हो जाए। यानी मान लीजिए अगर उसका पीएच हमारा 4 है, ठीक है, तो हम लोग कितना ml यहाँ पे जो है एसिड या फिर बेस को ऐड करें, ठीक है, कि वो हमारा 4 से 3 हो जाए या फिर 4 से 5 हो जाए। यूनिट चेंज, यूनिट मतलब 1, यानी एक पॉइंट का चेंज आ जाए, तो उसको हम लोग यहाँ पे उसकी बफर कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा सिंपली होता है बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए और डेल्टा बी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी एच। तो यार यहाँ पे बात करें तो जो हमारा बफर कैपेसिटी होता है उसको हम लोग यहाँ पे बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी बीटा हमारा बफर कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा ए और डेल्टा बी हमारा अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एडेड, यानी कितना अमाउंट हम लोग एसिड या फिर कितना अमाउंट हम लोग बेस को ऐड कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, और डेल्टा पी एच होता है हमारा चेंज इन पी एच। अब देखो इसको हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल से समझ लेते हैं तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा कि मान लीजिए अगर हम लोग के पास यहाँ पे कोई 100-200 ml का सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसमें हम लोगों ने यहाँ पे 10 ml अपना एसिड ऐड किया, ठीक है, और उसके बाद जब हम लोगों ने यहाँ पे उसका पीएच चेंज मेजर किया तो वो हमारा आया, यानी डेल्टा पीएच हमारा कितना आया, 2, ठीक है। 10 ml हमारा क्या है, एसिड, यानी डेल्टा ए, ठीक है। तो और डेल्टा पीएच हमारा कितना है, 2। तो यहाँ पे बात करें हम लोग बफर कैपेसिटी को मेजर करना चाहें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ए
या फिर डेल्टा बी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा ए यानी एसिड को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा ए रखेंगे और उसके बाद डेल्टा पी एच। ठीक है, तो डेल्टा ए कितना है हमारा 10, पी एच हमारा कितना है यानी चेंज इन पी एच कितना है 2, तो 2 से 10 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, यानी इसकी बफर कैपेसिटी कितनी है 5। यानी देखो यार यहाँ पे जो हमारा 5 ml है वो हमें ये बता रहा है कि ये हमारा जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन था जो भी हम लोगों ने, जिसमें मान लीजिए 100-200 ml का है, 100 ml का है, ठीक है, तो ये अपने अंदर 5 ml या फिर एसिड या फिर बेस को रजिस्ट कर सकता है। यानी अगर हम लोग इसमें 5 ml तक एसिड या फिर 5 ml तक बेस को ऐड करेंगे तब भी इसका पीएच यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको 5 से 6 कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसका पीएच यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो आई होप कि यार आप लोग समझ गए होंगे। सो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ बफर्स के बारे में, यानी कि जो हमारे बफर सॉल्यूशंस होते हैं उनका हमारी फार्मेसी या फिर हमारी डेली लाइफ में क्या क्या यूज होता है। ठीक है, तो बात करें अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन की, तो जो हमारी बॉडी के डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, उनकी एक्टिविटी हमारी यहाँ पे पीएच पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। यानी कि जब हमारा एंजाइम ऐसे हो रहा होता है उस समय हमारा पीएच जरूर से कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो उस समय हमारा क्या बफर्स जो है सिस्टम होता है वो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बॉडी के अंदर हमारा बफर सॉल्यूशन कैसे वर्क करता है। तो आप लोग को बता दूं कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर उसका खुद का ही एक बफर सिस्टम होता है। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस में, जो कि हमारे बफर सॉल्यूशंस का हमारा 3rd या 4th लेक्चर होगा, उसमें हम लोग बहुत ही अच्छे से उसको समझेंगे। और बात करें यहाँ पे अगर सेकंड पॉइंट की, तो हमारी बॉडी के अंदर जो बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं वो हमारी एक बहुत ही स्मॉल पीएच रेंज पे वर्क करती हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि बॉडी के पास खुद का उसका बफर सिस्टम होता है जो कि हमारे कांस्टेंट पीएच को यहाँ पे मेंटेन रखता है। ठीक है, और बात करें यहाँ पे अगर थर्ड पॉइंट की, तो जो हमारा पीएच मीटर होता है, ठीक है, तो जब कभी कभी उसमें डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है, तो उसको कैलिब्रेट करने यानी कि उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है उसको चेक करने, उसको सही करने में हमारे बफर सॉल्यूशंस हेल्पफुल होते हैं। और यहाँ पे बात करें फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट की, देखो एप्लीकेशंस तो बहुत सारे, यहाँ पे मैंने कुछ आपकी कॉमन एप्लीकेशंस लिख दिए हैं। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की बात करें तो जो हमारी फूड इंडस्ट्री होती है, तो जैसा आप लोग को पता है कि हमारे जो भी खाने पीने के आइटम्स होते हैं, ठीक है, तो यार वहाँ पे जैसा आप लोग को पता है कि कुछ कुछ बहुत सारे एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं। तो यार यहाँ पे और उनकी एसिडिटी या फिर बेसिसिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे बफर सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो यार आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो समझ में आया होगा और एक बफर्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने बफर एक्शन के बारे में, यानी कि जो हमारा बफर सिस्टम होता है वो कैसे वर्क करता है। तो नेक्स्ट वीडियो यार प्रॉबेबली आप लोग को कल देखने को मिल जाएगी, और बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।